आप देखिए कि कपिल मिश्रा जैसे लोग जो कि सीधे सीधे इस बात को बोलते हैं कि गोली मारो सालों को, और उसके बाद आप देखिए कि जामिया में इंसिडेंट होते हैं, शाहीन बाग में इंसिडेंट होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में आंदोलन में बैठे हुए लोगों पे गोली चलाई जाती है। तो वहाँ पे उस तरह के लोगों पे ये कानून क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? से जुड़े शर्जील इमाम और खालिद उमर की रिहाई को लेकर के एक बार फिर से आवाज़ें तेज़ हो गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल पहले ही खारिज हो चुकी है और 1 साल का प्रतिबंध भी लग चुका है। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज दानिश अली भी जो जेएनयू की छात्रा हैं वो शामिल हुई हैं और आप एक लंबे समय से उन लोगों से जुड़ी हुई हैं। कैसे आप लोग देख रहे हैं कि जब रिहाई पर प्रतिबंध लग गया, एक बार फिर से आप लोग 6 साल का हवाला दे रहे हैं, जबकि कोर्ट से समय की जो सीमा है उसको लेकर ही कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको निराधार कर दिया कि समय ज़्यादा लग गया, इस आधार पर बेल नहीं दी जा सकती। क्या कुछ कहें? इस पे मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पिछले 6 साल से, और हम नहीं तमाम लोग जो देश भर के इस केस को देख रहे हैं और उससे भी ज़्यादा जो लोग इस चीज़ को भुगत रहे हैं, उनके परिवार के लोग जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो 6 साल का जो समय होता है वो मुझे लगता है एक बहुत लंबा अरसा होता है। और आप देखिए कि जिन उम्र में उनको अंदर किया गया, उनकी पढ़ाइयाँ चल रही थी, उनके करियर की चीज़ें चल रही थी और तमाम ज़िंदगी में जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें होती, और उस समय पर आप उनको जेल में डाल देंगे, वो भी बेबुनियाद तरह से जेल में डाल देंगे। आज भी आप देखिए कि बार बार इस बात को दोहराने की ज़रूरत है कि जो तमाम साथी जेल में हैं वो अभी भी अंडर ट्रायल हैं, यानी कि उनका ट्रायल भी अभी शुरू नहीं किया गया है। किसी भी तरह का पुख्ता सबूत उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए, बहुत ही जघन्य आरोप लगाए जा रहे हैं, यूएपीए के तहत उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी पुख्ता एविडेंस अभी तक भी केस में नहीं प्रेजेंट किया जा रहा है। और उसके बावजूद 6 साल हो गए हैं, वो अभी भी जेल में हैं, अभी भी उनके साथी और परिवार वाले उनके संघर्ष के लिए, उनकी रिहाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं लगातार। तो मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि एक लोकतंत्र में रहते हुए, जहाँ पे एक संविधान है, जहाँ पे एक जुडिशरी है जिस पे हम सब को एतबार है, लेकिन वो जुडिशरी लगातार हमें इस चीज़ में डिसअपॉइंट कर रही है, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन जिन पॉइंटों का, जिन बिंदुओं को आप यहाँ पर दे रही हैं, उन्हीं बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बात करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया में आरोपी और पर्याप्त सबूत उनके खिलाफ जो है मौजूद है और सिर्फ इस बुनियाद पर उनको रिहाई नहीं दी जा सकती। देखिए, इन केसेस में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का, अभी यहाँ पे भी काफ़ी स्पीकर्स ने मेंशन किया कि एक तरफ कुछ केसेस में किस तरह से सिलेक्टिव जजमेंट आता है। कहीं पे आप देखिए कि सेम कोर्ट में ये बात कर दी जाती है कि इतना लंबा अरसा होने पे आप बुनियाद नहीं बना सकते रिहाई का, वहीं दूसरी ओर कहीं कुछ केसेस में लंबा अरसा होने पे आप उसको बुनियाद बना देते हैं और उसके बेसिस पे चाहे पैरोल हो चाहे बेल हो, इस तरह की रिहाइयाँ दे दी जाती हैं। और ये जो सिलेक्टिव जजमेंट्स है, ये सिर्फ इस केस में हम नहीं देख रहे हैं, तमाम बाकी केसेस में भी हम सिलेक्टिव जजमेंट ही देख रहे हैं। आप देखिए कि कुछ जगह पे ये आरोप लगाया गया, जैसे मैं जेएनयू से आती हूँ, जेएनयू में तो कई बार ये आरोप लगाया जाता है कि तमाम स्लोगनेयरिंग को लेकर बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर आप देखिए कि कपिल मिश्रा जैसे लोग जो कि सीधे सीधे इस बात को बोलते हैं कि गोली मारो सालों को, और उसके बाद आप देखिए कि जामिया में इंसिडेंट होते हैं, शाहीन बाग में इंसिडेंट होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में आंदोलन में बैठे हुए लोगों पे गोली चलाई जाती है। तो वहाँ पे उस तरह के लोगों पे ये कानून क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? उस तरह के लोगों को क्यों क्लीन चिट लगातार मिलती जा रही हैं? और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोग जो कि आंदोलनकारी लोग हैं, जो इस देश के कंसाइंस को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके नाम मुसलमान है, सिर्फ इसलिए उनको जेल में अभी तक रखा जा रहा है। आप कह रही है मुस्लिम होना एक तरीके का क्राइम हो गया है और आसान होता है उसको पूरी तरीके से टारगेट करना। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुसलमान हैं, यदि आप आज के दौर में जहाँ पे देश भर में इस्लामोफोबिया इस तरह से व्याप्त हो चुका है, वहाँ पे अगर आप मुसलमान होकर सवाल उठा रहे हैं, और इवन अगर सवाल नहीं भी उठा रहे हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से देश भर में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, मुसलमानों के घरों को डिमोलिश कर दिया जा रहा है, किस तरह से SIR जैसी चीज़ें आती हैं। और अभी आप देखिए कि किस तरह से असम के CM ने जो बयान दिया, इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जहाँ पे मुसलमानों को वोटर लिस्ट से भी उनके नामों को हटाया जा रहा है। 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, इस तरह की बात बिल्कुल मुख्यमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री इस तरह की बातें कह रहे हैं, सरकार में बैठे लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं, और जब ये बातें वो कर रहे हैं तब आप भड़काऊ स्पीच का इसको काउंट नहीं करेंगे, क्या इस पे आप चार्जेस नहीं लगाएंगे? तो ये जो सिलेक्टिव जजमेंट की चीज़ है, तो मुसलमानों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है वो खुलेआम इस चीज़ में है। और शर्जील का केस हो चाहे उमर खालिद का केस हो, वो बहुत क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे अगर आप एक इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे मुसलमान, एक पॉलिटिकली अवेयर मुसलमान है, तो किस तरह से आपको टारगेट किया जाएगा। पर मैम, जैसे ये बिना ट्रायल के अभी भी इतने साल लंबे समय से जेल में है, ताज़ा मामला एक अयोध्या का भी है जहां रेप के आरोप उन पर लगे थे, बुलडोजर चला दिया, उनकी बेकरी बंद कर दी, और अब 2 साल बाद जब फैसला आया तो वो बाइज्जत हो गए। हो सकता है इनके साथ भी ऐसा हो। तो इस तरह मुसलमानों के ऊपर जो आरोप लगते हैं उसको किस तरह से देखती है? जैसे अयोध्या का मामला था, रेप का आरोप लगा था उसके ऊपर।
बाद में बरी हो जाते हैं ना, खासकर ज़्यादातर मामलों जी। में आपने देखा है। तो वही बात है कि आप देखिए कि लगातार चाहे किसी भी तरह के मसले हों, हम देखते हैं कि अगर हम इस देश में रह रहे हैं, तमाम तरह के अलग अलग आइडेंटिटी के लोग इस देश में रहते हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कुछ आइडेंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि वल्नरेबल आइडेंटिटीज़ हैं। उसमें चाहे इस देश के मुसलमान आते हों, चाहे इस देश के दलित आते हों, चाहे महिलाएं आती हों, चाहे आदिवासी आते हों। और इस देश में अगर इन आइडेंटिटी के लोगों को टारगेट किया जाना किस तरीके से बहुत ईजी होता जा रहा है। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, चाहे आप दलित लोगों को भी देखें तो बहुत ज़्यादा ईजी होता है कि किसी दलित पे आरोप लगा देना, किसी आदिवासी पे आरोप लगा देना, किसी मुसलमान पे आरोप लगा देना। और तमाम जो एक नेक्सस होता है, चाहे सरकार में बैठे लोगों का हो, चाहे पुलिस वालों का हो, चाहे CBI का नेक्सस हो, इवन जुडिशरी वालों में जो बैठे हैं उनका भी एक नेक्सस हो, वो पूरा नेक्सस मिलकर काम करता है उन्हें टारगेट करने का। और पूरे देश में आप देखिए कि तमाम तरह के नैरेटिव बना के जिस तरह से मार्जिनलाइज आइडेंटिटीज़ को लगातार विलेनाइज किया जाता है, तो देश भर में ये माहौल बन जाता है कि जब इस तरह के आरोप किसी मुसलमान पे लगेगा तो लोगों के लिए विश्वास करना बहुत ईजी है। अगर वही कपिल मिश्रा आके बोलेगा कि गोली मारो सालों को, तब कोई उठ के ये नहीं बोलेगा कि वो आतंकवादी, उसे जेल के पीछे होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर कोई शर्जील इमाम आके इस देश में आंदोलन करेगा तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा उसे टारगेट करना, उसे आतंकवादी कह देना, उसे एंटी नेशनल कह देना, उसे सिडिशियस कह देना। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि इस पे न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि तमाम मार्जिनलाइज तबके के लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वो कितनी वल्नरेबल पोजीशन में है और उन पे किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगा देना कितना आसान हो चुका है। और इस देश की जुडिशरी से, इस देश की सरकार से हमारी यही उम्मीद है और हमारा यही सवाल है कि क्यों आप इस तरह का माहौल बना रहे हैं जहाँ एक और आपको इन तबकों को मजबूती देना चाहिए, उन्हें सेफ फील करवाने के लिए कोशिशें करनी चाहिए, रिफॉर्म लाने चाहिए तमाम तरह के। आप दूसरी ओर उन्हीं तबकों पे लगातार जो है एक तरह का अटैक कर रहे हैं, उन्हें टारगेट कर रहे हैं और इससे आप लोकतंत्र को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार ये सवाल आता है कि इन तमाम लोग वर्ग से आने वाले लोग एंटी नेशनल हो जाते हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस देश में संविधान एग्जिस्ट करता है, हम सभी यहाँ पे इक्वल नागरिक हैं और हम सभी वही इक्वालिटी के साथ, वही डिग्निटी के जब साथ रहना संविधान का चाहते हैं। राज है तब ये हाल है, जो हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना मांग कर रहे हैं, तब क्या होगा दलित मुसलमानों के साथ? बिल्कुल, मुझे लगता है ये बहुत जायज़ सवाल है और हम सबको पूछने की ज़रूरत है। और ये सवाल मुझे लगता है कि इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाहे संविधान एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इस्लामोफोबिया फैल रहा है, जातिवाद फैल रहा है, मनुवाद की सोच फैल रही है, मिसोजिनी फैल रही है। तो जब एक हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तब तो और क्या ही दुर्गति बनेगी इस देश की। और इस देश के संविधान को बचाने के लिए मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सिर्फ दबे कुचले वर्ग का, पिछड़े वर्ग का, मार्जिनलाइज वर्ग का नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्वली उन तमाम लोगों का भी है जो अपर कास्ट से आते हैं, जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं। उन तमाम लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सभी लोग आके इस देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करें। आप लोग कह रहे हैं चक्का जाम राजद्रोह नहीं है, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मुस्लिम बाहर आए, उन्होंने अपने हकों की बात की, उनका यही जुर्म बन गया कि उन्होंने रास्ता रोका, उन्होंने आवाज़ें उठाई और विरोध किया? देखिए, पहली बात तो सरकार में बैठे लोग अगर ये डिसाइड करने लग जाएं कि आप किस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, किस तरह से प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में जो एक हेल्दी डिबेट, डिसेंट का कल्चर है, जो सरकार को क्रिटिक करने का, सवाल करने का, उनसे सवाल पूछने का जो कल्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। चक्का जाम को जिस तरह से इन लोगों ने इस तरह से प्रेजेंट किया है कि जैसे बहुत ही एंटी नेशनल कोई बात कर दी है, मुझे लगता है कि आप इस देश का इतिहास देखेंगे, हमेशा से जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, कोई आंदोलन होता है, तो किसी ना किसी तरह लोग साथ में आते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तमाम तरह से कहीं रास्तों पे बैठते हैं, कहीं किसी के ऑफिस पे धरना देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप अगर समय के साथ उसे टारगेट कर देंगे, उसे एक तरह से क्रिमिनलाइज कर देंगे, तो मुझे कहा था रिजीम बदलने की कोशिश इस धरने के द्वारा की गई थी। देखिए, रिजीम, पहली बात तो अगेन यहाँ पे एक और स्पीकर आए थे, उन्होंने बहुत क्लियरली इस बात को बोला था कि रिजीम बदलने का डिमांड वहाँ पे नहीं था। डिमांड ये था कि जो CA NRC बिल आप ला रहे हैं उसको आप वापस लीजिए, ये उनका डिमांड था। वहाँ पे डिमांड ये बिल्कुल भी नहीं था कि सरकार बदलनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सरकार बदलने की भी हम डिमांड कर सकते हैं, ये बहुत ही जायज़ डिमांड है। और सरकार बदलने के लिए अगर हमें लगता है किसी भी मुद्दे पर चाहे कि हमें सरकार को बदलना चाहिए, हम उसके लिए कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत जायज़ सोच है और उसका स्पेस बरकरार रहना चाहिए। चलिए, आप भी स्टूडेंट हैं JNU की, एक प्रोटेस्ट वकील हमारे साथ है। सर, आप लोगों ने आज जो PC की है उसमें टाइम को लेकर ही कहीं ना कहीं बुनियाद बनाई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम को ही पूरी तरीके से खारिज किया कि ज़्यादा टाइम लगा है, इस बुनियाद पर हम जो है ज़मानत नहीं दे सकते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस स्टेज पे जो थ्रेशोल्ड मीट करना चाहिए वो मीट नहीं हो रहा है। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अपने फैसले में कहा है कि डिले इन ट्रायल बेल का ग्राउंड बनता है। एंड बहुत सारे फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने
जहाँ पे डिले हुआ है केसेस में, ट्रायल नहीं शुरू हो पाया है 4 साल 5 साल, उसमें बेल दिया है। इस केस में ये बात देखने लायक है कि 1 साल का जो टाइम दिया गया है वो 1 साल को राहत की तरह देखा जा रहा है, एंड हम लोग भी इसको वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि एटलीस्ट 1 साल बाद हम लोग एक फ्रेश बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अब, और इस बार बेल मिल जाएगी अगर ये कंप्लीट नहीं हो पाता है तो। लेकिन यूएपीए का हवाला देते हुए साफ कहा कि प्रथम दृष्टया में आरोपी और कई सबूतों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने केस पर आप क्या कहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्राइमा फेसी केस ये दिख रहा है कि मोबिलाइजेशन में इनका रोल है, लेकिन कहीं पे भी ये नहीं कहा गया है कि डायरेक्टली जो दिल्ली राइट्स हुए हैं उससे इन लोगों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। तो और कोर्ट हमेशा बेल के हियरिंग में कोर्ट अपने आप में ये रिस्ट्रेंट लगाती है कि वो मेरिट में ज़्यादा ना घुसे, क्योंकि बेल का जो पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो बहुत अलग है। बेल के स्टेज पे सिर्फ ये देखना होता है कि इसकी कस्टडी की ज़रूरत अभी और है कि नहीं है। कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें ये हुआ है कि बेल अभी नहीं बनती है। जी, लेकिन जैसे ही बेल खारिज होती है हम देखते हैं एक पूरा जो दिल्ली सरकार हो या बीजेपी सरकार में बैठे लोग, तमाम लोग आ जाते हैं और एक ये दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की जनता को कि पूरी तरीके से कन्विक्ट जैसे कि वो हो गए हों और उन्होंने पूरी तरह साजिश रची थी। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम उस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है, बट अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो सिर्फ बेल ऑर्डर के बारे में बात की जा सकती है, और बेल ऑर्डर में कहीं पे भी ये नहीं किया गया है कि होल्डिंग ऑफ गिल्ट बताया गया हो कहीं, या फिर ये बताया गया हो कि ये लोग जिम्मेदार थे। अब यूएपीए का प्रोविज़न ही ऐसा है कि बेल दे ही नहीं सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो। जो सेक्शन 43D(5) है यूएपीए का, उसमें ये बोला जाता है कि अगर कुछ भी मटेरियल है किसी के अगेंस्ट तो प्राइमा फेसी आप उसको मानेंगे कि वो सच है, और कोई भी चार्जशीट अगर फाइल होती है तो बिना किसी भी मटेरियल के तो नहीं हो सकती है। जैसे कि इस केस में प्रोटेक्टेड विटनेसेस का बयान है, शर्जील के खिलाफ 3 प्रोटेक्टेड विटनेसेस हैं जिन्होंने बोला है कि उन्होंने इसको किसी के साथ देखा, एक ने बोला उमर के साथ देखा, दूसरे ने बोला कि स्पीच देते हुए देखा था। लेकिन ये बात भूल जाती है कोर्ट्स कि अगर किसी का बयान के ऊपर रिलाई किया जा रहा है तो ये भी देखना चाहिए कि ये बयान कब दिए गए थे, और इसके जो स्पीचेस का हवाला दिया जा रहा है वो स्पीचेस जनवरी की है, ये जेल में जनवरी से है और राइट्स हुए हैं फरवरी में। तो एक जो प्रॉक्सिमेट नेक्सस होना चाहिए कॉज एंड इफेक्ट में, वो यहाँ मिसिंग है, जो कि इस कोर्ट ने नहीं देखा है। लेकिन ये कहा जा रहा है बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए ये शर्जील इमाम के एडवोकेट थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से देख रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो समय 6 साल का समय हो गया 28 जनवरी को उनको। अब ऐसे में सवाल ये है कि आगे किस तरीके से शर्जील इमाम और खालिद उमर के लिए राहत सुप्रीम कोर्ट से आती है, ये एक बड़ा सवाल है। हालाँकि इसमें अभी पूरे 1 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।